वेलकम टू श्री शिक्षा मैं निशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 का हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वांग समता। वास्तव में सर्वांग समता होती क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोगों ने घातांक के नियम क्या है, त्रिभुजों की रचना के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ज्यामितीय दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ज्यामितीय दुनिया के अंतर्गत हम लोग सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। सर्वांग समता होती क्या है, सर्वांग समता के कितने नियम है, सर्वांग समता हम एक दूसरे के सर्वांग समता कब दर्शाएंगे, दोनों किस प्रकार की होती है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। क्लियर। तो ये क्लास 7 का सर्वांग समता, इसको आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे, 9th में, ये 10th में, 11th में आकर के बहुत बड़े चैप्टर के रूप में आप लोग पढ़ोगे। तो ठीक है, तो बेसिकली ये 7th क्लास के बेस पे। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ सर्वांग समता को। चलिए आगे देखते हैं सर्वांग समता होती क्या है। ठीक है, सो सर्वांग समता के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सर्वांग समता है। देखिए कोई भी रहती है सर्वांग समता, जो सर्वांग समता मतलब एक आकृति आपकी परिवर्तित आकृति के बराबर हो। एक आकृति है, देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज है, एक आपकी दूसरी त्रिभुज है, इसी के बेस पे है। मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। मान लेते हैं कि ए बी बराबर आपका क्या है, पी क्यू है, और बी सी बराबर क्या है, आपका क्यू आर है, और ए सी बराबर क्या है, आपका पी आर है। तब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू है। ये दोनों बराबर है। देखिए पहला ए बी इक्वल टू क्या है, हमारे पास पी क्यू है, ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू है। दूसरी भुजा हम लोग देखते हैं बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। और तीसरा देख लेते हैं ए सी इक्वल टू क्या है, पी आर है। अब इसको आगे पीछे लिख सकते भी हो, तीनों बराबर है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों बराबर है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का चिन्ह। त्रिभुज पी क्यू आर के मतलब इसके प्रत्येक भुजा बराबर है, तो प्रत्येक कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक आकृति अगर किसी एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो, और तीनों भुजाएं सभी तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो वह एक आकृति एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से क्या कहलाती है, सर्वांग समता कहलाती है। सर्वांग समता मतलब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सर्वांग समता है। तो इसको हम लोग सर्वप्रथम त्रिभुज के बेस पे देखते हैं। सर्वप्रथम हम किसके बेस पे देखते हैं, त्रिभुज के बेस पे देखते हैं। चलिए हम इस चीज़ को त्रिभुज के बेस में देखते हैं। चलिए ये आप लोगों की त्रिभुज के बेस में देखते हैं। चलिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका बी सी है, ये आपका ए सी है, ये आपका ए बी है। ठीक, एंगल के बेस में देखेंगे हम लोग, एंगल के बेस में देखेंगे तो ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज जो होती है, त्रिभुज में आप लोगों को शीर्ष को जानना बहुत ही जरूरी होती है। शीर्ष को जैसे जैसे आप जानोगे उसके बाद भुजा को जानोगे। तो यहाँ पर हम लोग शीर्ष के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं शीर्ष के बारे में। त्रिभुज में ये जो है, ये आपका शीर्ष है। ये यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है। ये सभी क्या हैं, आप लोगों के शीर्ष हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, दो भुजा जहाँ पर मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। दो भुजा जहाँ पर मिलते हैं, दो भुजा जहाँ पर मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष कहलाते हैं। दो भुजा जहाँ पर मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। देखिए तो दो भुजाओं के योग से क्या बनता है, शीर्ष बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भुजा, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, भुजा देखते हैं।
इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, भुजा देखिए। तो भुजा के बेस पे हम इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा के लिए हम लोग देखेंगे तो शीर्ष दो भुजा जहाँ पर मिलते हैं शीर्ष कहलाता है, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं आपके, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष जब मिलता है, देखिए ये पहला शीर्ष ए शीर्ष बी शीर्ष से मिला तो आपका भुजा क्या कहला गया, ए बी भुजा कहला गया। ए शीर्ष जब सी शीर्ष से मिला तो भुजा क्या कहला गया, ए सी, ये भुजा है। बी शीर्ष सी शीर्ष से मिला तो ये भुजा क्या कहला गया, बी सी भुजा कहला गया। तो जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, कितने शीर्ष मिलेंगे, दो शीर्ष, तो क्या बनेगा, भुजा। कितने भुजा मिलेंगे तो दो शीर्ष बनेगा। दो भुजा मिलते हैं तो एक शीर्ष बनता है, दो शीर्ष मिलते हैं भुजा, भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है, तो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, शीर्ष मिलते हैं तो क्या बनता है, भुजा बनता है। कितने भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं। कितने शीर्ष मिलते हैं, दो शीर्ष मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कोण। कोण के बारे में देखते हैं, कोण किसको बोलते हैं हम लोग, कोण दो भुजाओं के बीच के जो क्षैतिज झुकाव है, ये आपकी पहली भुजा, ये आपकी दूसरी भुजा, इनके बीच की जो क्षैतिज झुकाव है, ये इसके क्षैतिज झुकाव, इसका ये क्षैतिज झुकाव, इसका ये क्षैतिज झुकाव, तो दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोण। तो यहाँ पर लिखोगे दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंतर्गत आप लोग जान गए कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में आपके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। त्रिभुज आपकी क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। त्रिभुज है ये देखिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति देखिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। कितने भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, इस बीच में आप लोग त्रिभुज के बारे में जान गए, त्रिभुजों में सर्वांग समता। तो त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ देख लिए, उस चीज़ को यहाँ पर दिखते हैं। देखिए त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ के लिए जान गए, यहाँ से त्रिभुज के अंतर्गत देख लीजिए इस चीज़ को, ये आपका त्रिभुज है, चलिए तो त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ को देख लिए, देख लीजिए। त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं, कौन कौन सी चीज़ को देखिए। तो सर्वप्रथम इस साइड करते हैं हम लोग, ये देखिए। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज के बेस में, देखिए ये आपका और ये आपका। ठीक है, एक और बेस पे देखते हैं हम लोग, ये आपका और ये आपका। ठीक है, अब देखते हैं भाई हम लोग त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी आपकी बंद आकृति होती है। जो आपका त्रिभुज है भाई, क्या है, आपकी त्रिभुज है, जो आपकी त्रिभुज है
वो तीन भुजाओं से घिरी आपकी क्या होती है, बंद आकृति होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी क्या होती है, बंद आकृति होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज आपकी जो होती है वह तीन भुजाओं से घिरी क्या होती है, बंद आकृति होती है। तीन भुजाओं से घिरी क्या होती है, बंद आकृति होती है। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं इस चीज़ को मैं बता दिया। शीर्ष के बेस पे देखा जाए आपके पास, तो यहाँ पर मैं बोला हूँ शीर्ष के बेस पे ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी है, ये वाला आपका सी है। अगर एंगल के बेस पे देखा जाए तो ये आपका एंगल बी हो जाएगा, ये आपका एंगल ए हो जाएगा, ये आपका एंगल सी हो जाएगा। अगर किसके बेस पे देखा जाए, भुजा के बेस पे देखा जाए तो ये आपका ए सी भुजा है भाई, ये आपका ए बी भुजा है और ये आपका बी सी भुजा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं शीर्ष के बेस पे, ये आप लोगों का शीर्ष है भाई, ये आपका क्या है, शीर्ष है। ये आपका क्या है, भुजा है। उसी प्रकार ये भी आपका क्या है, भुजा है। उसी प्रकार ये आपका क्या है, तो शीर्ष है, ये आपका शीर्ष है। ये क्या है, तो ये आपका भुजा है। उसी प्रकार ये भी क्या है, आपका शीर्ष है। ये क्या है, आप लोगों का शीर्ष है। ये हो जाएगा आप लोगों का, ये कोण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, कोण है। ये भी क्या है, आपका कोण है। ठीक है, और ये क्या है, आप लोगों का त्रिभुज है। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जिसकी कितनी भुजाएं हो, तीन भुजाएं हो। जिसकी कितनी भुजाएं हो, तीन भुजाएं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं शीर्ष के लिए, तो यहाँ पर कितने होते हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो शीर्ष की हम लोग सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ पर शीर्ष की। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। कुल कितने शीर्ष होते हैं, कुल तीन शीर्ष होते हैं। कुल तीन शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, भुजा की बात करते हैं। जहाँ पर दो शीर्ष मिलता है, ये देखिए जहाँ पर दो शीर्ष, ये ए शीर्ष सी शीर्ष से मिल गया तो क्या बन गया, ए सी भुजा। बी शीर्ष सी शीर्ष से मिल गया तो क्या बन गया, बी सी भुजा। बी शीर्ष ए से मिल गया तो क्या बन गया, ए बी भुजा। ठीक है, और ये पहला भुजा ए बी भुजा और बी सी भुजा मिला तो बी शीर्ष, और ए बी भुजा ए सी भुजा मिला तो ए शीर्ष। ए बी और बी सी मिला तो बी, और बी सी और ए बी मिला तो सी। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ एक शीर्ष बनता है, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। क्लियर, तो ये था, तो शीर्ष भुजा हो गया। तो भुजा यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला आपका ए बी भुजा हो जाएगा, ए बी भुजा, फिर बी सी भुजा, फिर सी ए भुजा। आप आगे पीछे बोल सकते हैं, बी ए सी बी ए सी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुल कितने भुजा हो गए, तीन भुजा, कुल तीन भुजा। क्योंकि अभी हम लोग त्रिभुजों में सर्वांग समता पढ़ेंगे, इसलिए त्रिभुज को जानना अत्यंत जरूरी है। फिर सर्वांग समता के बारे में हम लोग पहुँचेंगे। तो शीर्ष हो गया, भुजा हो गया। अब कोण, क्योंकि त्रिभुजों में सर्वांग समता जानेंगे, कोणों में सर्वांग समता जानेंगे, रेखाखंडों में सर्वांग समता जानेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर है हमारे पास कोण के बेस पे देखते हैं। अब कोण के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास कितने कोण हैं, तो हमारे पास तीन कोण हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। हमारे पास कुल तीन कोण हैं, कुल तीन कोण। कुल कितने कोण हैं, तो तीन कोण हैं। ठीक है, तो त्रिभुज किसको बोलते हैं, बोलने से आप लोग क्या बोलोगे, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं,
त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। क्लियर? भुजा मिलता है क्या बनता है? शीर्ष मिलता है। कितने भुजा मिलते हैं? 2 भुजा मिलते हैं तो एक शीर्ष मिलता है, एक शीर्ष बनता है। 2 शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा बनता है। यहाँ पर भुजा कौन है? तो भुजा है AB BC CA। शीर्ष कौन है? ABC। अब कोण, 2 भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव है, ये देखिए पहली भुजा, ये आपकी दूसरी भुजा, इसके बीच का ये झुकाव, ये क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। ठीक है, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के अंतर्गत शीर्ष क्या है, भुजा क्या है, ये सब चीज़ जान गए तो त्रिभुज के अंतर्गत ये है हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ये हो गया, शीर्ष हो गया, भुजा हो गया। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग क्षमता को एक एक करके। हम लोग यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ज्यामिति में सर्वांग क्षमता देखते हैं। ज्यामिति में सर्वांग क्षमता, तो ज्यामिति में किस तरीके से सर्वांग क्षमता होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग रेखा, बिंदु, किरण सभी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यामिति के अंतर्गत हम इन सब के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो पहला आप लोग रेखा को भी जान लीजिए, किसको बोलते हैं? इस रेखा को जान लीजिए, रेखा को जान लीजिए, रेखा किसको बोलते हैं? फिर रेखाखंड को जान लीजिए, फिर किसको जान लीजिए? रेखाखंड को जान लीजिए, रेखाखंड भी क्या होती है? फिर किरण को जान लीजिए, किरण कौन होती है? ठीक है, ये शाहरुख खान वाला किरण नहीं है भाई। उसके बाद बिंदु को जान लीजिए, सीरियल वाला बिंदु इंदु नहीं है भाई ये। ठीक है, रेखा भी ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री वाला, शशि कपूर वाला रेखा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। रेखा एक ज्यामितीय गणित का एक पार्ट है। ज्यामिति में सर्वांग क्षमता, तो रेखा किसको बोलेंगे? बेसिकली, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक आपका जितना बेस आपका स्ट्रांग रहेगा, बिल्डिंग उतनी ही आपकी लंबी बनती जाएगी, ऊपर चढ़ती जाएगी। लेकिन बेस स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगा आपका, मीन्स मेंटेलिटी आपकी गिर जाएगी। क्लियर? ऐसे बेसिक फंडामेंटल नॉलेज का जानना बहुत ही जरूरी है, जो आगे चल करके आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए रेखा किसको बोलते हैं इसको देखते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री वाला रेखा नहीं है, ठीक है, जो गाना गाते हुए दिखाई देती है आप लोगों को। रेखा एक ज्यामितीय गणित का एक पार्ट है, जो कि हम लोग ज्यामितीय गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई ना, देखिए जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते ना, जिसको हम लोग क्या माप नहीं सकते, जिसको मापा नहीं जा सकता। यहाँ लिखोगे जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शाया जा सकता है, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में, आकृति के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है।
केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। जैसे इस तरीके से है, इधर भी एरो का निशान लगा दो भाई, इधर भी आप इस तरीके से एरो का निशान लगा दो। ये आप लोगों का रेखा है, मान लेते हैं कि ये ए है, ये आपका बी पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी रेखा, जो दोनों ओर से क्या है भाई, अनंत है। ठीक है, जो दोनों ओर से क्या है, अनंत है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते। किसको हम माप नहीं सकते, तो रेखा को हम लोग माप नहीं सकते। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको मापा नहीं जा सकता, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शाया जा सकता है, रेखा कहलाती है। ठीक है, तो रेखा को हम लोग माप नहीं सकते, रेखा मतलब ज्यामितीय गणित का एक पार्ट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं रेखाखंड की तरफ। आगे हम किसके पास चलते हैं, रेखाखंड की तरफ चलते हैं। चलिए रेखाखंड की तरफ चलते हैं। रेखाखंड जिसकी लंबाई, अब देखिए, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। अब देखिए, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, अब उसका उल्टा देखो, रेखाखंड, रेखा का एक पार्ट मतलब रेखा का एक टुकड़ा इस तरीके से, क्योंकि वो निश्चित होगी। रेखा का तो हम माप नहीं सकते, लेकिन रेखाखंड को तो माप सकते हैं ना जी, बिल्कुल। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है और जिसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे आपके घर की लंबाई निश्चित होगी, घर की चौड़ाई निश्चित होगी, ठीक है, आपकी दूरी निश्चित होगी, आप कितने बड़े हैं उसकी लंबाई निश्चित है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, लेकिन रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, उसको हम लोग माप नहीं सकते, जो दोनों ओर से अनंत होती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, तो रेखा जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको मापा नहीं जा सकता, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शाया जा सकता है, रेखा कहलाता है रेखाखंड। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, रेखाखंड। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए ये, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है बोल के, 5 सेंटीमीटर है ए और बी की दूरी इस तरीके से। तो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे इस पैनल को हम लोग माप सकते हैं, जैसे इस पैनल को माप सकते हैं, इस रूम को माप सकते हैं, ये पैनल इलेक्ट्रिकल पेन को भी माप सकते हैं। तो जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है कि 15 बाई 15 का है, 10 बाई 10 का है, 40 बाई 40 का है, 70 बाई 70 का है, उसकी लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो आपका रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग माप नहीं सकते, वो आपका रेखा कहलाता है, लाइन कहलाता है। ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये आप लोगों का लाइन है, लाइन मीन्स होता है रेखा, लाइन सेगमेंट, ये आप लोगों का लाइन सेगमेंट है। रेखाखंड को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ये आप लोगों का लाइन सेगमेंट, ये आपका रे है, रे मीन्स होता है किरण, और पॉइंट मीन्स होता है आप लोगों का बिंदु। पॉइंट मीन्स क्या होता है, बिंदु। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, वो आपका रेखाखंड है। लेकिन जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, वो कहलाती है आप लोगों की रेखा। रेखा केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, इसको भी हम लोग ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं किरण। अगला पार्ट है हमारे पास किरण। किरण क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो किरण क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। जिसकी प्रारंभिक लंबाई, जिसकी प्रारंभिक लंबाई, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। जिसकी प्रारंभिक लंबाई, जिसकी प्रारंभिक लंबाई, जिसकी प्रारंभिक, जिसकी प्रारंभिक ना, जिसकी प्रारंभिक लंबाई, जिसकी प्रारंभिक लंबाई, लंबाई निश्चित, निश्चित
जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित एवं अंतिम लंबाई अनिश्चित हो, एवं अंतिम लंबाई अनिश्चित हो, अंतिम लंबाई अनिश्चित हो, किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको किरण के बेस में देखते हैं। जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित एवं अंतिम लंबाई अनिश्चित, मतलब आप घर से निकले हो, ठीक है, ये तो निश्चित है कि आप घर से निकले हो, लेकिन आपको कहाँ जाना है आपको पता नहीं है, तो आप क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। ठीक है, लेकिन रेखाखंड आपको जहाँ घर से निकले हो ये ठीक है, लेकिन आपको यहीं तक जाना है, वो आप लोगों का रेखाखंड हो जाएगा। लेकिन आप घर से निकले हो, लेकिन आपको कहाँ जाना है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं, आवारा पागल की तरह घूम रहे हो भाई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए, जिसकी प्रारंभिक लंबाई, तो किसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है, किरण की प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है। किसकी अंतिम लंबाई निश्चित नहीं होती, तो किरण की अंतिम लंबाई निश्चित नहीं होती। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। किसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित अंतिम बिंदु निश्चित होती है, किरण की होती है। ठीक है, तो किरण की परिभाषा भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसको हम लोग कैसा दर्शाते हैं, किरण को इस तरीके से देखिए, किरण को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, ये एरो का निशान, ए बी किरण इसको बोल देते हैं। मान के चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं भाई, ये प्रारंभिक है, ये बी है, तो इसको हम लोग ए बी किरण बोलेंगे। ये देखिए यहाँ से निकला है, लेकिन यहाँ कहाँ तक जा रहा है कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और ए बी को जो कि रेखाखंड के रूप में है, उसको ए बी चीज़ को हम लोग माप सकते हैं। आगे देखते हैं बिंदु के बारे में। तो रेखा जिसकी लंबाई अनिश्चित, जिसको हम माप नहीं सकते, रेखा। और जिसकी लंबाई निश्चित और जिसको हम माप सकते हैं, वो आपका रेखाखंड। और जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित अंतिम बिंदु अनिश्चित, वो आपकी किरण कहलाएगा। अब देखते हैं बिंदु क्या होती है। ठीक है, यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है, यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है। यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो लंबाई होती है, ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। इसे हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में, ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित
कर सकते हैं। तो रेखा जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको मापा नहीं जा सकता, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शाया जा सकता है। रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। किरण जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित एवं अंतिम लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। बिंदु यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई। इसे हम एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से डॉट के माध्यम से, इस तरीके से बिंदु के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंदु ओ है बोल के, इस तरीके से बिंदु ओ है बोल के, ठीक है। तो ये ज्यामिति में सर्वांग समता के अंतर्गत हम लोग रेखाखंडों में सर्वांग समता देखेंगे, त्रिभुजों में सर्वांग समता देखेंगे, ठीक है। त्रिभुजों में सर्वांग समता देखेंगे, रेखाखंडों में सर्वांग समता देखेंगे, जिसकी रेखा की लंबाई में क्या हो, समान हो, उसको रेखाखंडों की सर्वांग समता कहते हैं। तो इस तरीके से ज्यामिति में सर्वांग समता के अंतर्गत त्रिभुजों में सर्वांग समता, कोणों में सर्वांग समता, त्रिभुजों की भुजाओं में सर्वांग समता, उनके कोणों में सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा नियम पर आधारित, समकोण कर्ण भुजा पर नियम, कोण कोण भुजा के बेस पर देखेंगे इस चीज़ को। तो आई होप आप लोगों को ये जो रेखा है, ये जो रेखाखंड है, ये जो किरण है, ये बिंदु, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सर्वांग समता के लिए आप लोगों के जो कंपेयर करने वाला जो एक और आकृति होती है, उस आकृति की आप लोगों को क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस आकृति के बेस पे हम लोग आगे इस चीज़ को देखते हैं।